वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम सिनेमा की दुनिया लेकर, जहां हम हर हफ्ते आपको सिनेमा जगत की अपडेट्स बताते हैं और साथ ही साथ फिल्मी कलाकारों की जिंदगी और उनके करियर से भी रूबरू कराते हैं। तो आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। इस महीने गोवा में आयोजित होने जा रहा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसे इफ्फी भी कहा जाता है, उसका सभी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। इस बार ये इफ्फी का 54वां संस्करण है, जहां दुनिया भर के फिल्म जगत की नामचीन हस्तियां, जाने माने कलाकार, निर्माता, निर्देशक और एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। वहीं इफ्फी में इंडियन पैनोरामा का खास आकर्षण होता है, क्योंकि इसमें भारत की अलग अलग भाषाओं की फिल्में दिखाई जाती हैं। इस बार अगर इंडियन पैनोरामा की बात करें तो इसमें 25 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी और साथ ही साथ 45 स्पेशल फिल्मों की भी स्क्रीनिंग की जाएगी। और कुछ क्या खास है, आइए आपको बताते हैं। इस साल 54वें गोवा फिल्म फेस्टिवल यानी भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान भारतीय पैनोरामा में दिखाई जाने वाली फीचर और गैर फीचर फिल्मों की सूची जारी कर दी गई है, जहां इस बार 25 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्मों का चयन हुआ है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित भारतीय पैनोरामा का उद्देश्य भारतीय पैनोरामा के माध्यम से सिनेमाई, विषयगत और सौंदर्य बोध से संबंधी फिल्मों को दर्शकों के सामने लाना होता है। इन फिल्मों का चयन भारत भर के सिनेमा जगत की प्रतिष्ठित हस्तियों द्वारा किया जाता है, जिसमें फीचर फिल्मों के लिए कुल 12 जूरी सदस्य और गैर फीचर फिल्मों के लिए 6 जूरी सदस्य शामिल होते हैं। अलग अलग भाषाओं की ये फिल्में भारतीय फिल्म उद्योग की जीवंतता और विविधता को दर्शाती हैं। भारतीय पैनोरामा 2023 का उद्घाटन मलयालम फीचर फिल्म आनंद एकार्षी द्वारा निर्देशित फिल्म अट्टम से होगा। वहीं उद्घाटन में दिखाई जाने वाली गैर फीचर फिल्म मणिपुरी भाषा की लॉन्ग जंप मीना देवी द्वारा निर्देशित एंडो ड्रीम से है। इफ्फी के 54वें संस्करण के दौरान हिंदी और साउथ सिनेमा सहित अन्य भाषाओं की कई भारतीय फिल्मों की पैनोरामा स्क्रीनिंग की जाएगी। 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए अंतर्राष्ट्रीय जूरी की घोषणा भी हो गई है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शेखर कपूर को जूरी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा छायाकार होसे लुई, फिल्म निर्माता और फिल्म मार्केट के पूर्व प्रमुख जेरोम पिलार्ड, फिल्म निर्माता कैथरीन डुसार्ड और फिल्म निर्माता हेलेन ली को जूरी का सदस्य बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जूरी फेस्टिवल के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार के विजेता का चयन करेगी। जूरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और विशेष जूरी पुरस्कार श्रेणियों के भी विजेताओं का चयन करेगी। इस बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में अमेरिकी फिल्म अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान सिनेमा की दुनिया में उनके उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देता है। माइकल डगलस ने अपने शानदार करियर में कई पुरस्कार और प्रतिष्ठित फिल्म भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें 2 अकादमी पुरस्कार, 5 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 1 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार, सेसिल बी डेमिल पुरस्कार और AFI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शामिल है। दक्षिण एशिया में आयोजित होने वाले विश्व सिनेमा के इस सबसे प्रतिष्ठित उत्सवों में शामिल इफ्फी के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फिल्म जगत की हस्तियां और हजारों सिनेमा प्रेमी गोवा में जमा होंगे। भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत के साथ साथ भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए सिनेमाई कला की मदद से इफ्फी के अंतर्गत 1978 में भारतीय पैनोरामा की शुरुआत की गई थी। अपनी स्थापना के बाद से भारतीय पैनोरामा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों को प्रदर्शित करने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहा है।
भारतीय सिनेमा के बहुमूल्य सिनेमाई धरोहर को संरक्षित करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसी ही एक पहल फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा भी की जा रही है। ये संस्था दुर्लभ हो गए प्रिंट्स को संरक्षित करती है, उन्हें बहाल करती है और उन्हें स्क्रीन करती है। इस संस्था द्वारा दिल्ली में एक 10 दिनों की वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां पर देश विदेश के कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और साथ ही साथ इसमें अंतर्राष्ट्रीय संकाय के सदस्य भी शामिल हुए। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इस तरह की वर्कशॉप जो है अलग अलग शहरों में पिछले 8 सालों में आयोजित की जा चुकी हैं। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के जो निदेशक हैं शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर, उनका मानना है कि फिल्म रेस्टोरेशन जो है वो नई जनरेशन के लिए एक बेहतर करियर ऑप्शन हो सकता है। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सिनेमा से जुड़ी ये नामचीन हस्तियां और गणमान्य लोग सिनेमा धरोहर के संरक्षण की पहल के गवाह बन रहे हैं। हेरिटेज फिल्म फाउंडेशन द्वारा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स के साथ मिलकर आयोजित तीसरे द्विवार्षिक ऑडियो विजुअल आर्काइवल समर स्कूल कार्यशाला का शुभारंभ समारोह अपने आप में बेहद खास रहा, जहां मौजूद सभी हस्तियों ने एक आवाज में फिल्म विरासत के संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में शरीक सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने फिल्मी धरोहर के संरक्षण के प्रयासों को सराहा। उन्होंने इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कामों का भी जिक्र किया। सर, जिस तरह से हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, हमारे ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं, इसी तरह से भारतीय सिनेमा का भी एक क्लासिकल फिल्मों का एक अनमोल खजाना है। आप कितना ज़रूरी मानते हैं इसके संरक्षण को और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, जो भारतीय सिनेमा ये एक हमारी धरोहर है, जैसा आपने कहा, और हमारा भारतीय सिनेमा का इतिहास 100 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। अब पहले जो फिल्में बनती थी सेल्यूलॉइड में बनती थी, उनको बचाना और उनको सुरक्षित रखना जिससे कि हमारी आगे की पीढ़ियाँ उसको देख सकें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। और हमारी सरकार ने इसके लिए नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन की शुरुआत करी, जिस पे लगभग 500 करोड़ सरकार खर्च कर रही है। तो हम कहीं लगभग 5000 फिल्मों को डिजिटाइज कर रहे हैं और लगभग 1250 फिल्मों को हम जो है उसमें रिस्टोर कर रहे हैं। ये काम बहुत ज़ोर शोरों से अभी शुरू है पुणे के नेशनल फिल्म आर्काइव्स में, और मुझे लगता है अगले वर्ष तक या ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और हम और वहाँ पर एक हम नए वॉल्ट्स भी बना रहे हैं, जो कि जिसका काम मेरे ख्याल से इस वर्ष के आखिर में शुरू हो जाएगा। तो हम अपनी धरोहर को बचाने में पूरी तरह से सक्षम हैं। सर, जिस तरह से आप नौजवान को देखते हैं कि वो कितनी रुचि दिखाते हैं इसमें हेरिटेज को लेकर, और जब वो नई पुरानी फिल्में जब उनके सामने आती हैं तो किस तरह का उत्साह उनके लिए होता है और क्या कुछ सीखने को उनको मिलता है? जो पुरानी फिल्में थी, ये जो है देखिए वो जिस तरह से बनाई जाती थी उसमें और आज की फिल्मों में बहुत फ़र्क है। अब हम तो पुराने ज़माने के, तो हमें पुरानी फिल्में की ही अच्छी लगती थी, तो हमारे लिए तो वैसे ही उसकी बड़ी वैल्यू है। और पर जो अब नए लोग आते हैं, मेरे को लगता है उन्हें भी इसमें बड़ी रुचि मिलेगी। समारोह में हेरिटेज फिल्म फाउंडेशन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन ने वीडियो संदेश दिया। इस अवसर पर मौजूद सिनेमा हस्तियों ने फिल्म आर्काइविस्ट शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर और उनकी संस्था हेरिटेज फिल्म फाउंडेशन की पहल को सराहा। सर, हमारा भारतीय फिल्म सिनेमा जो 100 साल का हो गया है और ये क्लासिकल सिनेमा हम कह सकते हैं कि उसके अंदर बहुत कुछ है और आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने इस सफ़र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो इसका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना ज़्यादा आप ज़रूरी मानते हैं और क्या कुछ है ऐसा जो हमारे हाथों से निकलता चला जा रहा है? देखिए, फिल्म के अंदर सब कुछ होता है, वक्त होता है, लोग होते हैं, ज़माना होता है, कल्चर होता है, कला होती है। तो ये चीज़ों को ये मत समझिए कि एक फिल्म जो है सिर्फ एक फिल्म है, उसके अंदर कई चीज़ें महफूज हैं, तो उसको महफूज रखना हमारा फ़र्ज़ है ताकि आने वाली जो नस्लें हैं वो उनको समझ सकें, देख सकें और आगे बढ़ सकें उसको देख के। सर, कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं अपने इस सफ़र को, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि हमसे बहुत कुछ निकल चुका है? मतलब आपका भी ऐसा बहुत सारा कुछ काम रहा होगा जिसको आपने सोचा होगा कि हाँ, ये महफूज रहना चाहिए था। ये तो है, क्योंकि एक तो जब डिजिटल एज आई तब भी लैब्स बंद हो गई, नेगेटिव्स ख़राब हो गए, ख़त्म हो गए, पता नहीं कहाँ क्या कौन सी फिल्म कहाँ चली गई। अब उन लैब्स के पास जाइए तो कहते हैं मुझे तो नहीं मालूम कहाँ गई। तो बहुत सा हमारा काम जो है, उसके अलावा बम्बई में भी
चीज़ें महफूज नहीं रहती, मॉइस्चर इतना है, तो बहुत कुछ हमारा काम बिगड़ गया है, मिट गया है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत बचा है। उसको हम चाहते हैं कि ये फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन जो है, अगर ये मजबूत बनती है तो चीज़ें बच सकती हैं। आप इसके संरक्षण को कितना अहम मानते हैं, कितना ज़रूरी मानते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी? फिल्म ऐसा एक माध्यम है जिसके ज़रिए बहुत, जैसे लिखते हैं हिस्ट्री, और फिल्मों में उसको कैप्चर किया जाता है, उस समय का भाव, आवेग, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, परिस्थिति, अर्थनैतिक परिस्थिति, सामाजिक जो साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उनकी जिज्ञासा, उनकी जटिलता, सब कुछ फिल्म, अच्छे फिल्मों के ज़रिए, मैं सब फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, अच्छे फिल्मों के ज़रिए उसको, जो आर्टिस्ट्स हैं, डायरेक्टर साहब जो अभी अपने जिसके साथ आपने बात किया, उन जैसे डायरेक्टर जब करते हैं फिल्में तो पकड़ते हैं उसको बहुत सादगी के साथ। तो इसलिए जो आने वाले पीढ़ी है उनके लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि हम कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं, अभी कहाँ पर हैं और कहाँ जा सकते हैं। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन के निदेशक शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर ने बताया कि इन 10 दिनों तक चली कार्यशाला में दुनिया भर से 55 प्रतिभागी और अंतर्राष्ट्रीय संकाय के सदस्य शामिल हुए। सर, फिल्म आर्काइवल का काम न सिर्फ आप खुद कर रहे हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इसको सिखा रहे हैं, तो किस तरह का आप जोश देखते हैं खासतौर पे नई पीढ़ी को लेकर इस तरह के काम के लिए? फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा जो एक योगदान रहा है वो है कि यंग पीढ़ी को कैसे एक करियर ऑप्शन की तरह जोड़ा जाए। क्योंकि देखिए, फिल्म संरक्षण की बात करते हैं जब हम, तो फिल्म संरक्षण में हम ये देखते हैं कि लोग कहते हैं कि क्या आप सिर्फ फिल्मों को ही बचाते हैं या फिल्मों का ही हिफाजत करते हैं या बाकी चीज़ों का भी हिफाजत करते हैं। तो फिल्म संरक्षण में सारा ऑडियो विजुअल हेरिटेज आ जाता है। तो जब हम ये वर्कशॉप्स लेके आए, चाहे वो सबसे पहला वर्कशॉप था बम्बई में, उसके बाद हमने NFDC NFAI आर्काइव में भी गए, चेन्नई में भी किया, कलकत्ता में किया, हैदराबाद में किया, मुंबई में किया, वापस अब हम दिल्ली आए तो हमें ये एहसास हुआ कि कई लोग आज इसको करियर का ऑप्शन बना के चल रहे हैं। तो यही हमारा मकसद था और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतना सक्सेसफुल ये वर्कशॉप हुआ है। तो एक साथ मिलकर हम बचाएंगे अपना सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण अपना सिनेमा हेरिटेज। करियर ऑप्शन की बात आपने कही, तो करियर को लेकर भी क्या इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं? बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ फिल्म जो माध्यम है या वो डिजिटल हो, वो आज सब बड़े आर्काइव्स में भी है। आप जो चैनल चला रहे हैं दूरदर्शन में, उसमें भी है, NDTV में भी है, चाहे आपने देखा होगा लोग मोबाइल में भी शूट कर रहे हैं, कितना डिजिटल मटेरियल शूट हो रहा है। तो अपॉर्चुनिटी आज अपॉर्चुनिटी है। समारोह के दौरान हेरिटेज फिल्म फाउंडेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उमादा कुन्हा और अरुणा वासुदेव को दिया गया। और अब हम बात करेंगे फिल्म इंडस्ट्री में बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहे जाने वाले कलाकार संजीव कुमार की। संजीव कुमार की अदाकारी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हम ये कह सकते हैं कि वो चलते फिरते एक्टिंग इंस्टीट्यूट थे। संजीव कुमार जिन्होंने हर तरह के रोल्स अदा किए, नायक, सहनायक, खलनायक और कैरेक्टर रोल्स, और सभी में दर्शकों ने उनको खूब पसंद किया। चाहे फिल्म शोले के गब्बर का किरदार हो, या फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में नवाब का किरदार, या फिल्म कोशिश में एक गूंगे का किरदार, जिसमें बिना कोई संवाद किए उन्होंने अपने चेहरे के हाव भाव से अपनी अदाकारी की प्रतिभा दिखाई, और फिल्म खिलौना में एक पागल का किरदार, ये सभी किरदार उनके यादगार थे। वहीं अगर संजीव कुमार के संघर्ष की बात करें तो शुरुआती दौर में उन्होंने फिल्म की थी हम हिंदुस्तानी, जिसमें उन्हें सिर्फ 2 मिनट का रोल मिला था, और इस 2 मिनट के रोल में उन्होंने खुद को मनवाया। वहीं अदाकारी के सम्राट कहे जाने वाले दिलीप कुमार के साथ भी उन्होंने उसके बाद फिल्म की, जिसमें लोगों ने उनको खूब पसंद किया। और उसके बाद धर्मेंद्र के साथ उन्होंने फिल्म की शिकार, जिसमें यूं तो वो धर्मेंद्र पर ही केंद्रित फिल्म थी और संजीव कुमार का एक छोटा रोल था,
और संजीव कुमार की इतनी बेहतरीन अदाकारी थी कि उसके लिए उनको अवार्ड भी मिला। तो इस तरह के थे संजीव कुमार। ढूंढता है फिर वही फुर्सत पे रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही। सपने प्राइस टैग के साथ आते हैं, ढेर सारा स्ट्रगल, बेशुमार वक्त की इन्वेस्टमेंट, कदम कदम कुर्बानियाँ, ये सब हिस्सा है कामयाबी की उस जद्दोजहद का जिससे गुजरकर आप अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचते हैं। अदायगी के बेताज बादशाह थे संजीव कुमार। हालांकि कई बार कीमत इससे बड़ी होती है, कई बार आप अपनी आत्मा से समझौता कर जाते हैं। कई बार आप किसी का हक छीन लेते हैं, लेकिन इन सब बातों से परे थे संजीव कुमार, जिन्हें प्यार से हरीबाई कहते थे। हर एक फिल्म को अहमियत देना और शिद्दत से काम करना उनकी आदत थी। आप अपनी फिल्मों में इतने व्यस्त रहते थे कि खुद की सेहत पर गौर नहीं कर पाते। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में। उनका मानना था कि आप सफल हो जाते हैं, फिर किसी सुहानी शाम पलटकर देखते हैं तो पाते हैं कि आपका सफर बेदाग नहीं है, अपनी जर्नी बेमिसाल रही है। आप सेल्फिश नहीं थे, खुद पसंद थे। मैम साहब, आज आप लेट हो गई। आज आप जल्दी आ गए साहब। अब से ऐसा ही होगा। आपका प्यार ही ऐसा है। हट। ऐसे वक्त आपको जो फीलिंग आती है उसे दुनिया के साथ शेयर करना हर किसी की बस की बात नहीं, लेकिन आपने फिल्मों में अपने किरदार को जिया, जहां वालों के आगे मौजूद अपनी नायक की छवि को ध्वस्त करने का साहस सब में नहीं होता। आप उस भावना को दबा देते हैं और अदायगी में जिए चले जाते हैं। महज कुछ लोग ही होते हैं जो अपनी कमियों को, ज्यादतियों को, बेहिसी को कबूल करने का हौसला रखते हैं। इसीलिए संजीव कुमार एक बेहतरीन अदाकार थे, जिनके फन से आज भी सब वाकिफ हैं। तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो, रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। वह उन हौसलामंद लोगों में से एक थे जिन्होंने जिंदगी की नाइंसाफियों को भी फराख दिली से कबूल किया। उनके अल्फाज न जाने जिंदगी का कितना फलसफा समेटे हुए थे, न जाने कितनी अदायगी के तीर तरकश में मौजूद रहे इनके पास। हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। एक फिल्म की बात करें तो संजीव कुमार के एक्टिंग टैलेंट को सत्यजीत रे की एकमात्र हिंदी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में देखा जा सकता है। मिर्जा, ये निहायत ही घटिया इल्जाम है हम पर। भला हम कभी ऐसा कर सकते हैं? आप हमें इतना इतना ऊंचा समझते हैं? आपने हमको धोखे दिए हैं। कितनी बार मोहरे बदले हैं, हमने कुछ नहीं कहा। नया दिन नई रात में संजीव कुमार एक ही फ्रेम में कई तरह के रोल करते नजर आते हैं। मेरा ड्रामे वाला भाई। ये भाई है या बहन है? जिसमें उनकी अदायगी का जौहर साफ जाहिर होता है। जरा हटिए ना। भान कहीं का। चलो। हर एक फिल्म में खुद को नोटिस करवाना एक उपलब्धि ही थी उनकी। ऐसे महान कलाकार को हम सब दिल से सलाम करते हैं। कोपा तो मर गई है। कोपा तो मर गई है।
हम गुजरे जमाने के एक ऐसे कॉमेडी लेजेंड का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने कॉमेडी को एक नया आयाम दिया। उनका नाम है जॉनी वॉकर। जी हाँ, जॉनी वॉकर, जिन्होंने चंपी और तेल मालिश गीत को अपनी चुलबुली अदाओं से अमर बना दिया। जॉनी वॉकर यूं तो एक कॉमेडियन थे, लेकिन वो कमाल के अदाकार रहे। वो ऐसे अदाकार थे कि जिनके लिए गुरुदत्त अपनी स्क्रिप्ट में बदलाव किया करते थे। ओपी नैयर उनके गीतों की धुनें बनाया करते थे और रफ़ी उनके गीत गाया करते थे। एक बात आपको बताएं कि जॉनी वॉकर शराबी की एक्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे, लेकिन उन्होंने कभी शराब को हाथ तक भी नहीं लगाया था और इसी वजह से गुरुदत्त ने उनको नाम दिया था जॉनी वॉकर। तो आइए आज इस दिलचस्प अदाकार पर नजर डालते हैं। जाने कहा मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी, किसी यादों में मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। लेजेंडरी एक्टर बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी उर्फ जॉनी वॉकर 11 नवंबर 1926 इंदौर में जन्मे जॉनी वॉकर साहब 15 लोगों से भरा हुआ एक घर और जबरदस्त गरीबी के बीच बचपन बिताया। इन्होंने तरह तरह के काम किए। मुंबई बीएसटी में कंडक्टर बने, लोगों को टिकट देने के साथ साथ उनका मनोरंजन भी करते थे। इनकी बातें लोगों को बहुत पसंद आती थीं। एक बार मशहूर कलाकार बलराज साहनी इनकी बस में ट्रेवल कर रहे थे, तभी उनका ध्यान जॉनी वॉकर साहब पर गया। जॉनी वॉकर का अंदाज बलराज साहनी को बहुत पसंद आया, तो बलराज साहनी ने जॉनी वॉकर को कहा कि वह गुरुदत्त से जाकर मिलें। जब वह गुरुदत्त से मिले तो गुरुदत्त ने उन्हें एक शराबी की एक्टिंग करने को कहा। जॉनी वॉकर साहब ने वो किरदार इतने बेहतरीन ढंग से निभाया कि गुरुदत्त जी ने उनका नाम रख दिया जॉनी वॉकर। अबे अंधा हो गया क्या? हट जा, मैं कहता हूँ। यूँ तो जॉनी वॉकर साहब ने अनेकों फिल्मों में काम किया है, मगर उनकी कुछ फिल्में जैसे बाजी, आर पार, टैक्सी ड्राइवर, मिस्टर एंड मिसेस 55, CID, प्यासा, नया दौर ने उन्हें अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। मेरा अनजाना इंग्लिश धुन में गाऊं मैं हिंदुस्तानी गाना। ये वो समय भी था कि जब सिर्फ हीरो और हीरोइन के लिए ही गाने कंपोज किए जाते थे, लेकिन जब जॉनी वॉकर साहब ने सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखा तो मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर साहब ने जॉनी वॉकर साहब के अभिनय और पर्सनालिटी को देखते हुए कई गाने कंपोज किए, जिन्हें गाया था बेहतरीन गायक मोहम्मद रफी साहब ने। कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। जॉनी वॉकर गुरुदत्त को अपना मेंटोर और अपना गुरु समझते थे। एक बार कोलकाता में इन दोनों ने एक तेल मालिश करने वाले को मालिश करते देखा। तब गुरुदत्त साहब ने जॉनी वॉकर से कहा कि इस तेल मालिश वाले को गौर से देखो, मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्म में तुम ऐसा ही एक किरदार निभाओ। और इस तरह हमें एक आइकॉनिक गाना सुनने को मिला, सर जो तेरा चकराए। या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। गुरुदत्त साहब की अचानक मौत से जॉनी वॉकर काफी उदास थे। तब उन्हें सपोर्ट किया सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब ने और शम्मी कपूर जी से भी उनकी अच्छी दोस्ती थी। ये बात सही है कि जॉनी वॉकर साहब को अपने कॉमेडी वाले अंदाज के लिए जाना जाता है। के खाल तक खिंच जाए। उनकी आखिरी यादगार फिल्म थी चाची 420, जिसमें उन्होंने एक शराबी मेकअप मैन का किरदार निभाया था। 29 जुलाई 2003 में ये कॉमेडी का बादशाह हमें छोड़कर चला गया। यकीनन ब्लैक एंड व्हाइट जमाना हो या बदलते दौर का कलर सिनेमा, इन्होंने हर युग में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और युगों युगों तक जब भी कोई उनकी फिल्में देखेगा तो मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाएगा। अरे गधे, दिखाई नहीं देता, सूरज निकला हुआ है। किधर से? पूरब से। झूठ,
अव्वल तो ये सूरज नहीं, और अगर सूरज है तो पूरब नहीं। चल तो जल तू जलाल तू साहब कबार तू। सिनेमा की दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे सिनेमा जगत से जुड़ी तमाम अपडेट्स लेके। तब तक के लिए अब आपसे इजाजत चाहते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।